हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कूलाम की नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कशन किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग किसी बिंदु पर बिंदु आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इत्यादि का, यानी यही हमारा पार्ट 3 जो है लास्ट हम लोगों का है। यानी इस पार्ट 3 में हम लोग क्या होगा, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है यह हम लोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग क्या है हम लोगों का, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो का फिगर देखिए क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, कोई बिंदु आवेश क्यू नाट है। मान लेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मानेंगे उसे लिखना ही होगा कि मान लेंगे कि हमारा क्या है, बिंदु आवेश क्यू नाट जो कि बिंदु ओ पर स्थित है। जो किस पर स्थित है, बिंदु ओ पर। ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी हमको E का मान निकालना है। देखिए धन आवेश है, यानी इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी। किधर होगी, यहाँ पे इसकी दिशा किधर होगी, बल की, F की दिशा इधर होगी, यानी जो इस पे बल लगेगा वो किधर होगा, इधर होगा। देखिए क्या कहेंगे कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या है, k है। माना, यानी कहेंगे किसी बिंदु पर आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक फिगर नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक कितना है, k है। जिसका परावर्तनांक कितना है, k है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नाट रखा हुआ है। यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, E की गणना करनी है। तो यही बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखिए क्या हुआ कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। जिसका परावर्तनांक कितना है, k है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी जो बिंदु P है यहीं पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नाट रखा है, यानी इस पर जो गणना करना है इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो P है इस पर एक धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नाट है। तब क्यू नाट हो तब क्या होगा कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण क्यू नाट पर लगने वाला बल, क्यू नाट पर लगने वाला बल, क्योंकि कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये तो दोनों स्थिर बिंदु आवेश है, तो मध्य जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों के मध्य क्या करता है, बल काम करता है, जिसका नियम उन्होंने बता चुका है। तो वही नियम लगाएंगे यहाँ पर, जो लगने वाला क्या होगा, बल होगा। तो वो कैसे निकलेगा, F इक्वल टू, समझिएगा, 1/4πε0। और यहाँ पे जब परिवर्तन किया रहता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, के। क्या होगा, क्यू क्यू नाट। Q1 मान कितना है, क्यू है, और Q2 मान कितना है, क्यू नाट है। Q1 मान कितना है हमारे पास, क्यू है, और Q2 मान कितना है, क्यू नाट है। तो कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नाट बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। क्यू नाट बटा क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे मान लेंगे, यदि प्लस क्यू निर्वात में हो, कहाँ हो वो, निर्वात में, तो निर्वात के लिए जो के का मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से जो हम लोग का F इक्वल टू सूत्र आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर, क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि F इक्वल टू, समझिएगा, F इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नाट। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नाट। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई क्यू नाट इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। तो ये क्यू नाट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई
यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का E बराबर 1/4 पाई Q/r स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई Q/r स्क्वायर। दिशा क्या होगा, बिंदु P से परे। दिशा क्या होगा, बिंदु P से परे। यानी जो हमारा किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है वह क्या उतना होता है, E = 1/4 पाई Q/r स्क्वायर। और दिशा क्या होगा इसका, बिंदु P से परे। इसके लिए क्या करना है कि मान लेंगे कि प्लस Q आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित न होकर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिमाण कितना है, K है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करनी है। तो इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो तब प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल जो होगा F = 1/4 के Q0/r स्क्वायर। तो निर्वात अथवा वायु के लिए Q0 ये जो हमारा K होता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लग देंगे तो कितना होगा, F = 1/4 Q0/r स्क्वायर। अब चूंकि F = क्या होता है, EQ0, तो यहाँ पे EQ0 आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये Q0 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E = 1/4 और Q/r स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि विद्युत किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4 Q/r स्क्वायर। दिशा क्या होगा, बिंदु P से परे। दिशा क्या होगा इसका, बिंदु P से परे। देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो हेडिंग कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, बराबर तो रहेंगे किंतु कैसे रहेंगे, विपरीत प्रकृति के, किंतु विपरीत प्रकृति के। देखिए वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा या किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समझिए क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बराबर रहेंगे, मतलब 5 कूलाम ये हो गया तो ये भी कितना रहेगा, 5 कूलाम रहेगा। परंतु प्रकृति विपरीत मतलब कि एक धन आवेश तो एक कैसा रहेगा, ऋण आवेश। तो यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश परंतु समान परिमाण के रहेंगे और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे रहेंगे तो क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा इसका परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की अल्पतम दूरी जो होती है वह 2l होती है। ऐसे समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी कितना होती है, 2l। तो आघूर्ण क्या होता है समझिए, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले, जैसे मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है एक माइनस क्यू आवेश है, तो इसमें से कोई एक आवेश को लेंगे, केवल आवेश को लेंगे, उसके दिशा को नहीं, उसके हम लोग जो चिन्ह है उसको नहीं लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग P से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं हम लोग, P से। समझिए क्या हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश Q एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आवेश हम लोग का क्या हो गया, Q एवं दोनों के बीच दूरी कितना होता है, 2l। तो 2l और Q का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसकी ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा।
यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर मान लीजिए कोई पूछा तो क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आएंगे यह कौन सी राशि है, ये हम लोगों की जो होती है यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, इसकी क्या होगी, दिशा। तो इसकी जो दिशा होती है, कहेंगे इसकी जो दिशा होती है यह इसके अक्ष के अनुदिश, इसके अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है। तो इसका क्या होगा कि इसके अक्ष के अनुदिश धन आवेश से, अरे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब इसका क्या आएगा, मात्रक आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा, देखिए क्यू का मात्रक और यल, यल हमारा क्या है, दूरी है, तो मीटर, और क्यू का मात्रक क्या होगा, यानी मात्रक पी का मात्रक, पी का मात्रक क्या होगा, बराबर क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक और गुणे क्या हो जाएगा, यल का मात्रक। तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम, कुलाम होता है, और यल का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर। मात्रक क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कुलाम मीटर। अब इसका यदि हम बीमा निकाले, इसका हम लोग क्या निकाले, बीमा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, कुलाम, कुलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, एटी, और मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग, एल, एटी और एल। तो इसको मिला देंगे तो पूरा क्या होगा, एल टी ए। ये हमारा क्या होगा, इसकी बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होगी, हमारी बीमा होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों का आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट रीडिंग है वह वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दो प्रकार से होती है। पहला होती है अच्छी स्थिति में, दूसरा होती है निरक्षी स्थिति में। अच्छी स्थिति को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति। इसको हम लोग और नाम से क्या जानते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी का मतलब क्या होता है कि उसके अक्ष पर रहेगा, निरक्षी का मतलब क्या होता है कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर, यानी ऊपर रहता है, ये हमको होता है निरक्षी, ये होता है अच्छी। कंसेप्ट समझिए क्या है कि मान लें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, समझिएगा ऐसे ही लिखना है हम लोगों को, माइनस क्यू एवं प्लस क्यू, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू क्रमशः बिंदु ए एवं बिंदु बी पर स्थित है, क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से, इनके मध्य बिंदु ओ से इसके अक्ष के अनुदिश या इसके अच्छी स्थिति में, इसके अक्ष के अनुदिश या इसकी अच्छी स्थिति में अत्यंत दूर स्थित एक बिंदु P है, अत्यंत दूर स्थित एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझिए फिर से कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू ए बिंदु ए एवं बी पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। के कहे चाहे मना कहे, के नहीं कहेंगे तो के को हटा देंगे, के कहेंगे तो उसको रहने देंगे। तो क्या कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू ए एवं बी बिंदु पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। इन दोनों बिंदुओं के या इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, इसके अच्छी स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमको दिशा निकालना है, समझिएगा यहाँ पे दिशा, यदि समझिए यहाँ पे क्या कहेंगे, यदि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता E1 तथा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर
तीव्रता E2 हो। समझिए, अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, माइनस की ओर, यानी एक कहाँ होगा, इधर होगा, और इसकी दिशा क्या है, E1 है। क्योंकि माइनस क्यों वाले को हम लोग क्या माने हैं, E1 माने हैं। और ये धन आवेश से क्या रहेगा, धन आवेश से दूर, मतलब किधर रहेगा, इधर। ही हमारा क्या है, E2 है। ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया। ये दोनों दिशा विपरीत है। तो पहले वाले फिजिक्स वाली मैथ में मैंने बताया कि जब दोनों दिशा विपरीत है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो कंसेप्ट ये आता है कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मतलब ये देखिए, अब देखिए यदि यहाँ से हम B व P के बीच की दूरी निकाले चित्रानुसार, BP बराबर, समझिए BP, तो BP बराबर क्या होगा, इसके बीच की दूरी होता है 2L, तो आधा L हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, L। तो यहाँ से यहाँ तक का R है, ये L है, तो ये कितना होगा, R माइनस L। तो BP बराबर कितना आ जाएगा, R माइनस L। और AP बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, AP। तो AP बराबर कितना आएगा, इतना L है, ये पूरा R है, तो कितना होगा, R प्लस L। ये हमारा किसका मान हो गया, AP का मान हो गया। तो ए पी इक्वल टू हमारा आ गया आर प्लस एल, और बी पी इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एल। तो ये पास वाला है, तो ये जल्दी इसको दूर भगाएगा, और ये थोड़ा सा दूर स्थित है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन बरियार कौन पड़ जाएगा, ये प्लस क्यू वाला। यानी हम लोग को जो दिशा निकलेगी क्या होगा, E2 में से E1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, E2 में से E1 को घटा देंगे। तब यहाँ से हम लोग का क्या होता है, उत्पत्ति स्टार्ट होती है। उत्पत्ति यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। तो क्या कहेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण हम लोग क्या माने हैं, देखिए E2 है। और देखिए यहाँ पे हमारे लोग क्या है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2। तो यहाँ से हम लोग का जो E2 रहेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे के माने हैं तो के लगाएंगे, नहीं माने तो छोड़ देंगे। क्या होगा, Q1 Q2, अरे ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू वन कितना है, क्यू है, बटा के आर स्क्वायर। तो इसके बीच दूरी कितना है हमारा, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है यह सदिश राशि है। तो सदिश राशि में यदि प्लस माइनस है तो केवल दिशा से मतलब है। इसके हम लोग परिमाण को लेंगे, किसको लेंगे, इसके परिमाण को, न कि इसके प्लस व माइनस को लेंगे। प्लस माइनस केवल अदिश राशि में होगा, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए एकदम, कि जो हमारा क्यों है केवल इसको हम लोग कैसे लेंगे, क्यों में लेंगे। यहाँ भी किसको लेंगे, क्यों लेंगे। ये माइनस प्लस को छोड़ देंगे। माइनस प्लस का सदिश राशि मतलब केवल क्या होता है इनका रोल, कि केवल हमको दिशा दिखाना है। तो हमारा कैसा है, प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बिंदु P से परे, बिंदु P से बाहर की ओर, बाहर की ओर, और। तो यहाँ से ये हमारा हो गया, ये क्या हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा में क्या करेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, बिंदु P पर माइनस क्यू कारण तीव्रता क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। AP इक्वल टू कितना है, तब हो जाएगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या है, ये माइनस वाला है, तो क्या होगा, देखिए ये माइनस वाला यानी इधर है, तो हम लोग ऐसे कर दे कि बिंदु A की ओर या बिंदु B की ओर, दोनों बातें की है, बिंदु B की ओर। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसका परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे हम लोग। परिणामी तीव्रता में हमने बताया है कि फर्स्ट वाले वीडियो में, फिजिक्स वाली मैथ में मैंने बताया है कि जब दो सदिश राशि विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है, कि बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देते हैं। अतः अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या होगा, E रिजल्टेंट, यानी E रिजल्टेंट बराबर कितना होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। कंसेप्ट बताया कि ये पास वाला है, तो ये अधिक बल से उधर फेंकेगा इसको। तो अब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, E रिजल्टेंट बराबर E2, और E2 वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है यहाँ से, क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
कितना हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या होगा E1, तो E1 की वैल्यू कितना है हमारा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ई रिजल्टेंट बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 1/4πε0 और उसके साथ साथ क्यू भी कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस कितना होगा यहाँ से 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कॉमन ले ली तो कितना होगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ई आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, देखिए इसका एलसीएम कितना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी लिख देंगे वहाँ पे। तो 1/4πε0 क्यों आर प्लस एल यानी ए प्लस बी प्लस आर माइनस एल, फिर क्या होगा ए माइनस बी आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस एल अपान एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरा हमारा क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आर कट जाएगा और यहाँ से क्या होगा एल से एल कट जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 क्यू 2r इंटू ये कितना हो जाएगा हम लोग का एल एल 2l और अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4πε0, देखिए 2l और क्यू समझिएगा 2r बना लीजिए और 2l इंटू क्यू, तो 2l इंटू क्यू अपन क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि P इक्वल टू क्या होता है 2l इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P बराबर 2ql, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे P लिख देंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा देखिए P है यह क्या है, देखिए जो यल है यह r से क्या है बहुत छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि जो यल है यह क्या है बहुत छोटा है r से, तो यल स्क्वायर भी क्या होगा बहुत छोटा होगा r स्क्वायर से। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर यदि क्या करेंगे यहाँ से हम लोग यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2r इंटू 2ql को हम लोग क्या लिख देंगे p अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया खत्म, बचा कितना आर स्क्वायर और 2 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी r के पावर 4। तो यहाँ से r सारे को कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4πε0 2p/r³, यानी सो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। ये हम लोग क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा क्या होगा ये बरियार यानी इसको इधर ढकेलेगा तो क्या होगा बिंदु P से परे, बिंदु P से परे इसका दिशा क्या होगा बिंदु P से परे। और मान क्या होगा ए रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r³। कंसेप्ट समझ लीजिए इसका क्या है कि बस हमको क्या करना है कि यहाँ पे r मीटर की दूरी पर लेंगे और क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र लगा देंगे और अंततः हमको क्या करना है कि यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे और आर स्क्वायर को क्या करेंगे ले लेंगे, एल स्क्वायर को यहाँ से छोड़ देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r³ और दिशा क्या होगा बिंदु P से परे, क्या होगा बिंदु P से परे। सो देखिए नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे कि माना -q एवं +q वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और निरक्षी का मतलब क्या होता है मध्य से ऊपर और अच्छिक क्या होता है मध्य से इसके अक्ष पर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको मिलाना पड़ेगा ऐसे और यहाँ से क्या करना पड़ेगा इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा।
ठीक है। देखिए इसकी अगर हम दिशा निकालें बिंदु P पर, तो प्लस आवेश से क्या होता है, दूर, और माइनस की क्या होता है, ओर। तो यदि प्लस के आवेश हम मान लें E1 और इसी कारण क्या मान लें हम लोग E2, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इसकी दिशा होगी वो कैसे आएगी, ई रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमारा इसकी दिशा क्या होगा, इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ई रिजल्टेंट हो गया, ई रिजल्टेंट। ये हमारा क्या होता है, निरक्षीय आर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल 2L होता है तो ये आधा L हो जाएगा, आधा L। तो ये हमारा ई रिजल्टेंट हो गया। ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा चुका है कि ये हमारा क्या होगा, ऊपर नीचे का खत्म हो जाएगा। अगर ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे फिजिक्स का पार्ट 1 आप देख लीजिए, पार्ट 1 आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये। तो यदि इसको हम देखिए, उस वीडियो में इसको माने थे थीटा, तो ये हमारा क्या था, थीटा था। और ये हमारा कितना आया था, E1 cos थीटा, और प्लस क्या आया था, E2 cos थीटा। कितना आया था हमारा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। तो लिखना क्या है कि मान लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू बिंदु ए एवं बी पर, बिंदु ए एवं बी पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। के को माने चाहे न माने, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू बिंदु ए एवं बी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बिंदु पी से परे है, तथा बिंदु पी पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस क्यू आवेश की ओर है। तब हम लोग कहेंगे, अतः समझिएगा यही से स्टार्ट होता है, अतः बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। तो कैसे निकलेगा ये, E1 माने हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, POB में, त्रिभुज POB में। तो क्या होगा, PB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OQ स्क्वायर यानी OB यानी क्या होगा, L स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा, R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का जो PV की वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तो Q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब क्या होगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक लाइन और यहाँ कर देते हैं हम लोग कि 1/4πε0 क्यू बाई, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाएगी, यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगा, बिंदु P से परे, बिंदु P से बाहर की ओर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, यानी बिंदु P पर माइनस क्यू कारण तीव्रता क्या हो जाएगा, यहाँ से E2 बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बीच दूरी भी कितना होगा, यही होगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और क्या होगा, माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू की ओर हो जाएगा। सो अब करेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार परिणामी तीव्रता क्या है हम लोगों का, ER बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज AOP में, AOP में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, देखिए आधार कितना है L, और कर्ण कितना है L अपान कर्ण कितना है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L अपान √L स्क्वायर प्लस R
स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया cos थीटा का मान। अब देखिए यही वैल्यू इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। अतः समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू ई वन, तो ई वन वैल्यू कितना है 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर क्या है फिर cos थीटा, तो यहाँ गुणे क्या होगा cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना है L/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ई टू वैल्यू कितना है, देखिए ई टू वैल्यू कितना है 1/4πε0 क्यू बाई 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और गुणे क्या है हम लोगों का cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारा L/रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग क्या होगा ई रिजल्टेंट वाला, देखिए सब मैच कर रहा है तो डॉट हो जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएगा डॉट हो, यानी 1/4πε0 कितना हो जाएगा 2q/यल अपान क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि 2q/यल इक्वल टू क्या होता है p होता है, 2q/यल इक्वल टू कितना होता है p, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4πε0, ई आर इक्वल टू 1/4πε0 कितना होगा इसके स्थान पे p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर। देखिए कोई चीज एक को बाहर रहे और एक को रूट में रहे तो इसको हम लिखते हैं इसके पावर 1/3, जैसे यहाँ कितना होगा 2 के पावर 1/3, 2/3, 2 पावर कितना लिखेंगे 2/3। कैसे आता है देखिए 2 के पावर 1 है और गुणे 2 पावर कितना होगा 1/2, बेस समान तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कितना आएगा 2 के पावर 1 + 1/2, तो 2 कम 2 1 3, 3/2 कितना आएगा इसका 3/2। अगर इसका बेस समान है और एक चीज रूट में और एक चीज रूट के बाहर, तो ये क्या होता है पावर 3/2, पावर कितना होगा 3/2। फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे कि जो यल है यह क्या है छोटा है किससे आर से, तो जो यल स्क्वायर भी है वो क्या होगा अत्यंत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो यदि यल स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेंगे नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो यहाँ से क्या होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 p/r³, p/r³। p की दिशा कहाँ है आधार बी ए के समांतर, दिशा क्या होगा आधार बी ए के समांतर, ये इसकी क्या हो गई दिशा हो गई आधार बी ए के समांतर। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय की तुलना करें, निरक्षीय की तुलना ठीक है, अच्छी व निरक्षी, तो अच्छी को हम लोग लिख दे रहे हैं ई ए से, ये अच्छी, और निरक्षी को हम लिख दे रहे हैं ई एन से, निरक्षी मतलब एन और ई ए मतलब ये, तो ई ए हमारा कितना आया था हमारा 1/4πε0 2p/r³, और ये कितना आया है 1/4πε0 p/r³। तो यदि हम ई ए बाई ई एन करें, ये बटा के ये करें तो क्या होगा देखिए पूरा कट जाएगा बचेगा खाली 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ई ए बराबर 2E n। तो कंसेप्ट क्या निकलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीयता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति क्या होती है दोगुनी होती है। अतः देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, अतः कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की, अतः वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का क्या होता है यह दोगुना होता है
2 गुना होता है। सो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। क्या करना है कि यहाँ पे बिंदु P पर प्लस के कारण और बिंदु P पर माइनस के कारण इसकी दिशा फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया कि कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा आएगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का, ई रिजल्टेंट बराबर 1/4 पी बाई आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति का अच्छी स्थिति कितना आता है, 1/4 2p बाई आर क्यूब। जब दोनों का तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ई ए इक्वल टू 2en। अतः वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, 2 गुना होता है। बात है नेक्स्ट टॉपिक पे। सो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये हम लोगों का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का लास्ट हेडिंग है, यानी इस पूरे बुक का कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र यानी पार्ट जो 1 है हम लोगों का, ये क्या होगा इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म के आघूर्ण, तो आघूर्ण को हम लोग किसे प्रकट करते हैं, टाउ से। इसी टाउ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो हमारा क्या हो गया, ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। इसमें कोई द्विध्रुव रखा हो, ये हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव। तो ये क्या होगा, माइनस क्यों होगा एक को, और ये क्या होगा, प्लस क्यों। जिसका क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर दिशा हम बताया, तो माइनस से प्लस की ओर यानी माइनस वाला ऐसे जाएगा और प्लस वाला इधर आएगा, यानी प्लस पर दिशा का बल कैसा लगेगा, इधर, और इस पर किधर लगेगा, इधर की ओर। समझिएगा, ये हमारा क्या है, एफ पर यानी प्लस पर इधर की ओर और माइनस पर इधर की ओर। ठीक है। तो टाउ जो होता है, इनमें से कोई एक बल एफ लेता है एवं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2l। लंबवत मतलब हुआ कि इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे, तो ये हमारा होता है लंबवत। तो यदि इसको हम देखिए यक्स मान ले, इसको हम लोग क्या मान ले, यक्स, और इसको हम मान ले थीटा, इसको हम लोग क्या मान ले, थीटा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो लंब कितना है, यक्स है, बटे कड़ कितना है, 2l है। तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वह कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। कितना आएगा यक्स वैल्यू, 2l साइन थीटा। तो इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव जो है वह क्या है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है, थीटा कोण पर स्थित है। इस पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू पर दो बल यफ एवं यफ, ऐसा समझिए कि F1 तथा F2 समान एवं विपरीत है। क्या है, समान एवं विपरीत है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इसके अक्ष के अनुदिश लाने का प्रयत्न करते हैं। अतः क्या करेंगे, ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अतः इस बल युग्म के कारण इसमें उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण टाउ जो होता है, इन दोनों में से कोई एक बल, इन दोनों में से कोई एक बल और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। फिर से देखिए थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू जिसके बीच की दूरी अल्पतम 2l है स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव जो है, यह वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसके प्लस क्यू एवं माइनस क्यू पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। अतः क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण कर देंगे जिसका आघूर्ण टाउ बराबर कोई एक बल एवं दोनों बलों के बीच की दूरी। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या होगा, एक बल मान लेते हैं एफ है, गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी यानी यक्स कितना आया हमारा, 2l साइन थीटा। अब चूंकि यफ बराबर हमारा क्या होता है, ई क्यू, यफ बराबर क्या होता है, ई क्यू। तो यहाँ टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू 2l साइन थीटा। अब चूंकि 2l क्यों यानी 2 क्यों यल इक्वल टू कितना होता है, p, तो इसके स्थान कितना रख देंगे हम लोग, p। तो यहाँ टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, p, और गुणे कितना हो जाएगा, e साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आया है, इसका मतलब कि ये सदिश राशि है, यानी टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, p क्रॉस e, वेक्टर p क्रॉस e।
यानी टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यही हम लोग को क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी पी इक्वल टाउ इक्वल कितना आ गया, पी ई साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे और बीमा मात्रक बीमा। तो मात्रक इक्वल कितना होगा, टाउ का मात्रक पी का मात्रक गुणे ई का मात्रक। समझिए, पी का मात्रक और गुणे किसका मात्रक, ई का मात्रक। अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकलेगा, यही से निकाल लीजिए, यफ गुणे 2l से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यफ का मात्रक होता है न्यूटन और 2l का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी क्या होगा, न्यूटन मीटर। यहाँ से न निकाल के हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई एक बल यानी क्या होगा, न्यूटन, बीच की दूरी मतलब क्या होगा, मीटर। तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, टाउ का मात्रक जो होगा वह क्या होगा, न्यूटन मीटर। वीमा क्या होगा, वीमा न्यूटन क्या होता है, MLT-2, MLT-2, और मीटर क्या होगा, L। तो यहाँ से क्या आएगा, ML2T-2, ML2T-2, ये हमारा इसकी क्या हो गई, वीमा हो गई। अब इसके हम लोग विशेष स्थितियां की बात करेंगे, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में क्या रहेगा, पहला में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। पहला समझिए यहाँ क्या हो, समांतर हो। तो बताइए जब समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन 0 अंश। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। पहले कंडीशन में क्या करेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर होगा, तब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, यानी टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा कि जब लंबवत हो, जब क्या हो, लंबवत हो। तो जब लंबवत रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टाउ बराबर पी ई थीटा इक्वल टू साइन 90। तो साइन 90 करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे अधिक, चूंकि साइन में सबसे अधिक किसका होता है, 90 अंश का, यानी हमारा क्या होगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, टाउ मैक्स। और इसको हम क्या कहते हैं, टाउ मीन, मिनिमम मान। यह क्या होता है, मैक्सिमम मान। कितना आएगा, पी ई, हमारा कितना आ जाएगा, पी ई। तो यदि यहाँ से हम पी इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, टाउ मैक्स अपान ई। कितना आ जाएगा, टाउ अपान ई। तो यहाँ से हम लोगों का एक परिभाषा बनता है, कहाँ से, पी इक्वल टू टाउ मैक्स अपान ई से, पी इक्वल टू टाउ मैक्स अपान ई से। तो यहाँ से यदि हम देखिए, यदि हम ई इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम रखे, ई इक्वल टू कितना रखे, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा कितना, पी इक्वल टू टाउ मैक्स के, पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, टाउ मैक्स से। तब परिभाषा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो क्या कहेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और ये हमारा क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्योंकि टाउ मैक्स मतलब क्या होता है, लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी यहाँ पे लिख के हमने क्या किया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है, ये हमारा क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के, ये हमारा ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह वैद्युत बल आघूर्ण के बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के, यानी 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, वो भी कैसे रखेंगे हम लोग, लंबवत रखेंगे। तब वहां पर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी उस पे लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए,
ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर आपको सभी क्लास 12 के सभी टॉपिक टाइम से पूर्व आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।